बीए तृतीय के सभी छात्र आज आधुनिक भारत के इतिहास जो हमारा पहला पेपर चलता है उसके तहत कुछ आधुनिक भारत के प्रमुख किसान आंदोलन जो हमारे सिलेबस में मुख्य था। चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और मोपला विद्रोह आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तीन ही हमारे सिलेबस में है, तो उसके बारे में यहाँ आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। किसान आंदोलन हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए और उससे देश की कृषि जगत में कुछ हलचल पैदा हुई और भारतीय कृषक निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ गए। तो ये जो उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता थी, उसके हम कुछ मुख्य कारण भी गिना सकते हैं कि कुछ उपनिवेशवादियों की आर्थिक नीतियां, जो हम आर्थिक नीतियों के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां किस प्रकार थी। भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया था, क्योंकि उनका हस्तशिल्प का उद्योग खत्म हो गया था। तो कहीं न कहीं वो खेती की तरफ आकर्षित तो नहीं हुए, पर वो कहीं न कहीं खेती करने लगे और भूमि पर अत्यधिक दबाव बना। अंग्रेजों को कुछ नई भू राजस्व व्यवस्था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके, स्थायी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी प्रथा हो या रेतवाड़ी प्रथा हो, उससे भी आक्रोश था। और उपनिवेशवासियों की प्रशासनिक और कुछ न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम देख सकते हैं कि उनसे भी कहीं न कहीं हमारे किसान आहत थे। इनके बहुत से जो किसान आंदोलन थे, इनके मुख्य थे उन कारणों में भारतीय कृषक लगान की ऊंची दरों, अवैध करों, भेदभावपूर्ण बेदखली एवं जमींदार क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयां, इन सभी से यहाँ के किसान त्रस्त थे। कभी कभी किसानों ने कुछ अत्याचारों का विरोध भी किया, लेकिन शीघ्र ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मुख्य शत्रु उपनिवेशवादी शासन ही है। और कभी कभी उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो जाने पर किसानों ने आपराधिक कार्य भी किए, और जिसमें डकैती, लूट, हत्या आदि भी जिसको शामिल हम कह सकते हैं। तो ये एक हम भूमिका के रूप में देख सकते हैं कि भारत में जो कृषक आंदोलन हुए थे उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने किस प्रकार अपने यहाँ पे नीतियां लागू की थी और किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। विभिन्न तरीके के कर उनके ऊपर लगाए गए थे और उनका परिणाम ये निकला कि कुछ लोग गलत कार्यों की तरफ, डकैती, लूट, हत्याओं की तरफ आकर्षित हुए। तो ये आज हमारा टॉपिक होगा, किसान आंदोलन जो प्रमुख थे। और उसमें हम पहला किसान आंदोलन जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम देख सकते हैं वो है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण बिहार में है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अंग्रेज बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों से एक अनुबंध किया था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य है। 3/20वां हिस्सा जो था, और इसी को आधुनिक भारत के इतिहास में 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों, जिसको हम डाई बोलते हैं, का विकास हो गया था, जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया था। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश भी हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि किसान कोई अपनी मर्जी से नील की खेती नहीं कर रहे थे। किंतु परिस्थितियों को देखकर जो अंग्रेज बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान तथा अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए भी बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलस्वरूप गांधी जी
राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का भी आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला वो करता है। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का ये मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था और गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश भी दे दिया। इसी बीच सरकार ने सारे मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना भी दिया जाए और बाद में और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हुए। तो इसके 1 दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण भी छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। तो ये एक गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह मानते हैं भारत में। वैसे उसका प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से शुरू हो जाता है, लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह अगर मानते हैं तो चंपारण से ही मानते हैं गांधी जी का। और इसमें वो एक सफलतापूर्वक किसानों की मांग को रखता है और इस मिशन में वो कहीं ना कहीं सफल भी होता है। तो इसमें चंपारण विद्रोह 1917, 3 कटिया पद्धति आपको याद रखना है। इसमें रामचंद्र शुक्ला के कहने पर गांधी जी वहां पहुंचता है, वहां फिर जाके नेतृत्व करता है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे लोग भी इनका साथ देते हैं। तो ये सब चीजें थी और उनकी जो मांगे थी कहीं ना कहीं अवैध वसूली की मांग हो, तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं गांधी जी ने रखा है बहुत ढंग से और आखिरकार बागान मालिकों को चंपारण छोड़ना पड़ा था और कहीं गांधी जी की इसमें जीत के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो ये था गांधी जी का चंपारण विद्रोह। दूसरा एक किसान आंदोलन जो था चर्चित था वो था मोपला विद्रोह और ये था केरल में मालाबार तट पर, जो अगस्त 1921 में अवध जैसे कारणों से ही प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। मोपला कौन थे? ये केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारों के अधिकार मुख्यतः हिंदुओं के हाथों में थे और 19वीं शताब्दी में भी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किए थे। मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की ऊंची दरें, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके थे, किंतु इस बार के आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित हुआ। तो ठीक है, मोपला, पहली बात तो मालाबार तट कि ये लोग मुस्लिम किसान थे, है ना, इसी को मोपला कहा गया है। केरल में था ये आंदोलन। प्रेरित कहां से हुआ है? अवध में जो आंदोलन वहां से प्रेरित हुए थे। 1921-22 में जो खिलाफत आंदोलन होता है 20-21 में, उसने किसानों की मांग का समर्थन किया और बदले में किसानों ने आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति भी लगा दी थी। यहां भी अवध के समान किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फर्क कर पाना मुश्किल था। तो गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आजाद आदि राष्ट्रीय नेताओं ने इन क्षेत्रों का दौरा कर इनमें और भी सक्रियता ला दी थी। अंत में सरकार ने फरवरी 1921 में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत के साथ किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी थी और इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मोपला नेताओं के हाथों में आ गया और आंदोलन ने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया था। तो ये जो हिंसक चरण की शुरुआत थी 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिदों में प्रवेश करने के मुद्दे को लेकर हुई थी। इसे मोपलाओं ने अपना
धर्म का अपमान समझ लिया। एक धार्मिक रूप यहाँ दे दिया जाता है और विद्रोह के प्रथम चरण में बदनाम जमींदारों को निशाना यहाँ बनाया जाता है। विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे, परंतु उदार जमींदारों और हिंदुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया। इसके लिए नेताओं द्वारा विद्रोह को विशेष हिदायतें दी गई थी, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र ही बदल दिया। सरकार ने तमाम हिंदुओं को जबरदस्ती अपना समर्थन करने के लिए कहा और कुछ हिंदू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे। तो इसने विद्रोह को हिंदू मुस्लिम स्वरूप दे दिया तथा बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं और धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी यहां पर देखने को मिलती है। मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो जाते हैं और आंदोलन के सांप्रदायिक रूप से ले लेने से वह और भी अलग थलग पड़ गया। दिसंबर 1921 तक सरकार ने पूरी तरह आंदोलन का दमन कर दिया और इससे मोपलाओं का मनोबल पूरी तरह से टूट गया तथा आज़ादी की पूरी लड़ाई में वे फिर कभी भी शामिल नहीं हुए। जबकि केरल में वामपंथी नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को यह चलाया गया था। तो सिलेबस के अनुसार हमारा दूसरा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन रहा है मोपला विद्रोह। मोपला जो मुस्लिम किसान थे मालाबार तट के, वही कारण लगान की ऊंचे दरें, नजराना और दमनकारी कानून थे। लेकिन इसकी एक विशेषता रही कि इस विद्रोह ने एक हिंदू मुस्लिम विद्रोह का स्वरूप ले लिया था अंग्रेजों के उकसावे के कारण। कुछ राष्ट्रवादी नेता इससे फिर बाहर हो जाते हैं। अंततः अंग्रेज सरकार द्वारा इसको दबा दिया जाता है, इस विद्रोह को। तो ये था मोपला विद्रोह जो केरल में चला था। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो था बारदोली सत्याग्रह। क्योंकि बारदोली सत्याग्रह को भी हम देख सकते हैं किसान आंदोलन के रूप में। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से सक्रियता आती है। यह परिस्थितियां उस समय तनावपूर्ण हो गई जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा कर दी थी। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध भी किया था और परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का भी गठन किया था। आयोग ने यह प्रस्ताव दिया था कि भू राजस्व की दरों में भी की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है और इसका एक परिणाम निकला कि फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है, तो हम कह सकते हैं कि बारदोली की जो महिलाएं थी उसने बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये उपाधि सरदार की उसको दी थी फरवरी 1926 ईस्वी को। तो ये बारदोली सत्याग्रह शुरू कहां से होता है? 30% की जब वृद्धि होती है जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो उसके विरोध में कुछ कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और इसकी गंभीरता को देखकर ही सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था और आयोग ने यही कहा कि ये दरें अन्यायपूर्ण अनुचित है। तो यहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को आगे बढ़ने की हिदायत दी और सरदार की उपाधि देते हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया तथा सरकार के सम्मुख ये भी मांग रखी कि जब तक सरकार समस्या के समाधान हेतु किसी स्वतंत्र आयोग का गठन नहीं करती है या प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस नहीं लेती है, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये जो बारदोली आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में 13 छावनियों की भी स्थापना की और आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी यहाँ प्रारंभ किया जाता है। तो ये आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन की भी स्थापना यहाँ की जाती है और जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया उनका सामाजिक बहिष्कार यहाँ किया गया
आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी अनेक कदम उठाए गए थे। के एम मुंशी तथा लालजी नारंग जी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र यहां दे दिया था। उसके बाद देखते हैं कि अगस्त 1928 तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था और आंदोलन के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल का आयोजन भी किया गया। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी खुद बारदोली पहुंचे और सरकार अब आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त किए जाने का प्रयास करने लगी थी, तो सरकार ने एक जांच समिति गठित करने स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत ब्लूमफील्ड ऑफ मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बारदोली सत्याग्रह भी एक सफल सत्याग्रह रहा और उसकी परिणति एक ऐतिहासिक सफल सत्याग्रह के रूप में मानी जा सकती है। यहां भी गांधी जी का हस्तक्षेप था, पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। वही अंग्रेजों के अत्याचार, बढ़े हुए करों को लेकर यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था और आखिर में जो सरकार के द्वारा जांच समिति ब्लूमफील्ड ऑफ मैक्सवेल समिति, ये भी पूछा जाता है कि बारदोली जो सत्याग्रह था उस पर कौन सी कमेटी गठित हुई थी जिससे परिणाम निकला था। तो ब्लूमफील्ड ऑफ मैक्सवेल समिति ने जो भू राजस्व था उसको बिल्कुल ही गलत बताया और उसको बिल्कुल कम करके 6.3% 30% से लाकर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बारदोली का एक सफल सत्याग्रह भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 ही किसान आंदोलन के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बाकी किसान आंदोलन बहुत से हुए हैं यहाँ पे, जिसमें हम दक्कन विद्रोह भी कह सकते हैं, पावना विद्रोह भी कह सकते हैं, नील आंदोलन, बहुत से आंदोलन किसान आंदोलन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 3 आंदोलन की हमने चर्चा की है, चंपारण सत्याग्रह है, मोपला विद्रोह है और बारदोली। तो आपको तीनों को याद रखना है। यहाँ पे बीए तृतीय में ये हमें सिलेबस में देखने को मिल रहा है। चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में हम मान सकते हैं। मोपला विद्रोह था एक, मोपला मतलब मुस्लिम किसान थे मालाबार तट के, और वही अंग्रेजों की गलत नीतियां, लगान की उच्च दरों के कारण ये शुरू हुआ था। लेकिन हिंदू मुस्लिम का रूप अख्तियार यहाँ पे किया जाता है, बाद में इसको दबा दिया जाता है। बाद में बारदोली सत्याग्रह होता है और पटेल के नेतृत्व में होता है। बाद में एक आयोग गठित कर भू राजस्व की बढ़ोतरी को यहाँ गलत बताया जाता है। गांधी जी का हस्तक्षेप भी होता है। 28 को गांधी जी खुद बारदोली पहुंचते हैं और ये भी एक सफल सत्याग्रह के रूप में यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। तो ये किसान आंदोलन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रमुख किसान आंदोलन में हम इसको काउंट कर सकते हैं।